बिल्ड क्वालिटी हल्की सी और बेहतर हो सकती थी। आपने पल्सर N250 को ही क्यों चुना? मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही ऑप्शन लगा। पल्सर N250 लेने की सोच रहा है, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि भाई इतना माइलेज कितना है। कहने के लिए तो 250 है, पर सेगमेंट की बाइकें उनको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पल्सर N250 के ओनर रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू जो बताएंगे हमें संवर नारायण, जो पल्सर N250 के ओनर हैं। और इन्होंने काफी बाइक राइड कर ली है, सिटीज में भी राइड कर ली है और आउट स्टेशन भी राइड कर ली है। तो शंकर से जानेंगे इस बाइक का एक्सपीरियंस, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो शंकर, आप ये बताइए, आपने ये बाइक कब ली, कितने की पड़ी और आपने पल्सर N250 को ही क्यों चुना? ये बाइक मैंने ली 2 अक्टूबर 2025 को, 2 महीने हो चुके और ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 160 की, लोन EMI मान के आप 170 कह सकते हैं। कई सारी बाइक्स कंसीडर करी, कई सारी टेस्ट राइड भी करी, तो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही ऑप्शन लगा कि एक 160 सीसी के प्राइस में ये बाइक आ रही थी उस समय, इसलिए मैंने ये ली। अब आगे बढ़ते हो, जानते हैं इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है सिटी और हाईवे। क्योंकि आपने इसको हाईवे और सिटी दोनों में चलाई है, तो आपको क्या लगता है कि हाईवे पे ज्यादा बैठते या फिर सिटी के लिए बाइक ज्यादा बैठते हैं? देखो, ये कहने के लिए तो 250 है, पर इसका जो सोल है वो कम्यूटर है। ये है प्रॉपर सिटी बाइक। सिटी में बहुत मज़ेदार चलाने के लिए, बहुत टॉर्किंग दोनों कम आती है, उनका पुश रहता है इंजन, और गियर चेंज करने के लिए ऑप्शनल हो जाता है, जरूरी भी नहीं रह जाता। तो सिटी में एकदम बढ़िया चलती है, मक्खन चलती है। अब क्योंकि ये 250 है तो इसमें हाईवे की परफॉर्मेंस भी होती है। ये नहीं है कि 90 के बाद परफॉर्मेंस ख़त्म ही हो जाती है, चलती है भाई, आगे तक चलती है। इवन दो इसमें 5 ही गियर आते, छठा गियर नहीं आता बस, पर फिर भी हाईवे में कम नहीं होता इसका इंजन। अभी मैं राइड करके आया हूँ लंबी, और मुझे लगा नहीं कभी भी कि इंजन स्ट्रेस में है। बिल्कुल फ्री इंजन है, हाई RPM में भी। इवन दो 2 वाल्व इंजन है, 4 वाल्व नहीं है, पर हाई RPM में सही रहता है, चलता है। अब ये बताइए, जो लोग N250 लेके भी ये सोच रहे हैं, उनके मन में एक ही सवाल रहता है कि भाई एक बाइक माइलेज कितना देती, सिटी में भी और हाईवे पे भी। मैं बार बार सिटी और हाईवे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने दोनों जगह चला के नहीं है, सिटी पे भी चलाई है और हाईवे पे भी। तो माइलेज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, जो भी लेना चाह रहा है उसे करनी चाहिए। सिटी में अगर आप नॉर्मली चला रहे हो, बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक में, तो आप 33 से 35 की भी एक्सपेक्ट हो, क्यों भी ले लेगी। और अगर आप एकदम हाईवे पे खींच रहे हो, अगर आप 90-100 के चल रहे हो तो 30 की, अगर आप नॉर्मल 80 पे चल रहे हो तो 40 तक भी निकाल सकती है ये। और अब तुम इसकी बात करें सीट की, ये सिटी बाइक है, सिटी के लिए बनी हुई बाइक है। इस वजह से इसके जैसे सीट है और सॉफ्ट है। सस्पेंशन है तो इसमें अपसाइड डाउन 4, पर ये भी सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो ये सिटी में बहुत आराम देते, कम स्पीड पर आराम लगता है। बट जब स्पीड बढ़ती है या ज़्यादा देर आप चलाओ तो ये सीट दब जाएगी, बैठ जाएगी, तो उससे अनकंफर्टेबल हो जाएगा, आप ज़्यादा देर नहीं चला पाओगे। जब आप 90-100 तक लगातार चलोगे तो आपको सस्पेंशन फील होगा कि अभी कब से तैर रहा है, तो अनस्टेबल है। तो सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सिटी को लेकिन प्रिफर करने के चक्कर में थोड़ा भाई कम्फर्ट इसमें कम मिलता है, तो उससे संभल के रहना पड़ता है। थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाईवे में उतना कम्फर्ट नहीं है इसके जितना सिटी में है। मतलब जो आपने बताया अभी, आपकी बाइक को एक साल हुआ नहीं है क्योंकि आपने अगस्त में नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जो इसका सर्विस में एक्सटेंशन है, खर्चा है, वो इतने तक का पड़ सकता है आपको? है तो बजाज के ना स्पेयर पार्ट महंगे होते हैं ना उनके सर्विस से। बस आप थोड़ा जानकार बंदे जाओ ताकि वो एक्स्ट्रा उससे वो ना लूले, तो सर्विस नहीं। अभी इसकी एक ही सर्विस हुई है, उस एक सर्विस में 600 रुपये का खर्चा आया था बड़ा, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने का, और वो भी सिर्फ इंजन ऑयल का ही खर्चा है। सर्विस क्योंकि शुरुआती लिंक फ्री होती है, लेफ्ट फ्री रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है मेंटेन करने के लिए। अपने सेगमेंट में तो बिल्कुल कम ही मानूँ इसका मेंटेनेंस। आप एक बात हो रही है, ऐसी कौन सी इसमें चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है इस बाइक एम को सकते हैं? पतन ना आने का है एक दो, जो अगर माइनर इशू है जो कि मैं मान सकता हूँ कि चलिए ये यूनिट ऐसा है, वो सर्विस सेंटर में फुल हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी हल्की सी और बेहतर हो सकती थी। दूसरा इसका लुक सेम N160 में भी यही दिखती है बाइक, N150 भी ऐसी दिखती है बाइक, और ये भी ऐसी दिखती है बाइक।
बजाज में थोड़ा ये चीज गलत करी है, जो अपनी सेगमेंट की बाइक है उनको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, जो मुझे लगता है। तो जो आप ज्यादा बता रहे हो 160 भी सेम कर दी है, 150 आदि वो भी सेम। 150 भी सेम है और 150 भी सेम है, और वही 250 भी से 250 भी सेम है, 250 भी सेम है। तो बजाज को थोड़ा सा इस चीज पे देखना चाहिए कि भाई जो अपने मॉडल्स बना रहे हैं ना उनको डिफरेंट रखिए, क्योंकि अगर अब बाइक ही डिफरेंट नहीं होगी तो फिर रोड पे चल रही है N150 भी चल रही है, वो भी 10 डिग्री है, और N250 चल रही है, वो भी 10 डिग्री है। अगर दो बाइक 10 डिग्री है तो फिर भाई महंगी बाइक तू लेगा भाई बंदा। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी 2022 में, अब ये अकेली एन सीरीज बाइक थी, कोई और नहीं थी। N250 से ही शुरुआत करी थी बजाज ने। फिर इसके इंजन को सिर्फ कम करके N160 निकाली गई, जो उसका बॉडी पैनल सस्पेंशन सब कुछ सेम, सिर्फ इंजन छोटा था। एक दूसरी बाइक आती थी P150 करके, वो एक अलग आती थी। अब P150 बंद करके उन्होंने N150 बना दी। N160 पे भी वो अपसाइड डाउन कोक्स दे दिए, तो मुझ के एकदम एग्जैक्ट सेम आता है सिवाय टायर के। उसमें एक साइज टायर छोटे आते हैं बस, और कोई फर्क नहीं है, ना मीटर ना किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। संदर आप उसको जब 2-3 महीने से चला ही रहे हो तो ये भी बता दो कि बाइक में सबका फेवरेट चीज आपकी क्या है? एवरी मैं कहूँगा इसका टॉर्क, लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सीलेटर, कोई नया ड्राइवर है तो अगर रेस ज़्यादा खींच दिया तो पीछे का बंदा गिरने के डर में जरूर आ जाता है, इतना पे टॉर्क है उसमें। इससे कोई अच्छा अपग्रेड हो सकता है, जो कि लाइक 160 चला रहे हैं या इवन 125 चला रहे हैं स्टीमो के रिटर्न की, तो वो अगर वो इसका अपग्रेड करता है तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगा इसकी परफॉर्मेंस से। तो जो प्राइस है 170 क्या वैल्यू फॉर मनी है इसके लिए? मुझे लगता है बीबल वैल्यू पर मिलने, और इस बाइक का वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट ही इसका वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अगर आप जाइए मार्केट में जाइए, आपको एक डुअल चैनल ABS की बाइक चाहिए, तो एक 160 सीसी का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी 1,60,000 है, और इसका भी 1,60,000 है। तो एक लॉजिकल सेंस बनता है कि अगर मैं एक थोड़ी पावरफुल बाइक लूँगा तो मैं अपने साथ ज़्यादा समय रख पाऊंगा उसको। उसी लॉजिकल रीजनिंग की वजह से मैंने ये की कि इतनी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इस सेगमेंट में इसके जो नेक्स्ट कंपेटिटर आती है वो इससे 20-30 हज़ार रुपये महंगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप उतने पैसों से अपनी बाइक फ्यूल करा के पता नहीं कितना आप दूर ही सकते हैं। अगर आपको ये बाइक सजेस्ट करनी हो किसी को लेने के लिए तो आप कैसे लोगों को बोलेंगे कि ये बाइक ले? मैं ये रहूँगा, ये फैमिली के लायक इतनी बाइक यही है। पीछे की सीट हो गई, साइड में बैठने के लिए उतना नहीं है, सीट स्पेस है अच्छा खासा है, बट फैमिली के नहीं है। ऊपर से राइडिंग पोजीशन जो है वो एकदम रिलैक्स नहीं है, थोड़ा सा आप आगे झुक के बैठते हो तो हाथ को भी वजन आता है वगैरह मसल जाता। तो आपको अगर सिटी में चलानी होगा, लाइक कॉलेज वाले हो या हमारे जॉब वाले हो नॉर्मल, या वो दो 40 से उससे कम, तो भाई बिल्कुल लो। आपको सिटी में चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हाईवे आपको मैनेज कर लेती है भाई, बट सिटी अगर आपका मेन यूज़ है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगी, हाँ अच्छी रहेगी ये। अब आपसे ये चीज़ है नंबर 30 तब लुक है, वो कैसा लगता है? लोग मुड़ के जरूर देखिए इस बाइक को जब भी लेके निकलो। जबकि इसमें एक कमी है जो हमने अभी बात करी कि ये दिखती बहुत क्लोजली दिखती है अपने N160 है N160 से, लेकिन फिर भी जब ये चलती है तो लोग देखते हैं भाई कौन सी बाइक, नहीं क्या बाइक। ओवरऑल बाइक के प्रोपोर्शंस वगैरह हो रहे, मीटर वगैरह हो रहे, सब देखने में सब सही लगता है। बस वही है कि अपने साथ वाले भी वैसे ही दिखते हैं, बट देखने में अच्छी लगती है फिर भी। एक चीज बताएगा सिंदर आपने मेरे को, जब हम बात कर रहे थे कि ये जब 105 से ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा आगे वाला हैंडल खराब रहा है, वो एक बार बता दो ऑडियो को कि वो क्या रीजन? लेने से पहले कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टिल निकाले थे, तो इसमें वन ऑफ द मेजर नेगेटिव जो बहुत सारी रिपोर्ट हो रहा था वो था हाई स्पीड में वॉबलिंग कर सी है इसमें। आगे का जो हिस्सा है वो स्टेबल नहीं है, वो अब किसी अलग अलग लोगों पर अलग अलग स्पीड तो महसूस होता। तो मैं अभी जब रिसेंटली गया ट्रिप पे इसको लेके, तो 105 से 110 इंडिकेटेड मुझे फील हुआ कि इसका आगे का हैंडल जो है वो हिल रहा है, काँप रहा है। तो इसके दो कारण है, एक तो इसके सस्पेंशन जो कि सॉफ्ट ज़्यादा है, सिटी के लिए बन से हाई स्पीड पे है ना बहुत टायर्स लग जाते हैं। और दूसरा है इसके टायर, ये टायर अच्छे नहीं है अपने। जो इसका NS400 में आते हैं, सेम पहिया व्हील सेम आता है उसमें, पर टायर उसमें अच्छे आते हैं Alpha H1 आते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारी यूजर्स ने कहा कि आप उसमें अपग्रेड कर लो, टायर अपग्रेड कर लो, तो प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। तो ये इसमें एक कमी है, क्योंकि ये सिटी बाइक है तो हाईवे परफॉर्मेंस पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। आप ये भी बता दो लास्ट में चलते चलते कि आपने कैसे सोचा कि आप तो N250 लिया है? ये लंबा डिसीजन था।
6 महीने पहले से मैं बाइक लेना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बाइकें कंसीडर करी, अपना पहले क्लियर करा कि मुझे चाहिए क्या भाई। ऑफिस जाने वाला तो ऑफिस जाने लायक होनी चाहिए। अब एक R1 इस बजट में मैं एक R15 ऐसे भी ले सकता था, पर वही है, वो चला ही नहीं जाएगी रोज 60 किलोमीटर। वो उस चीज़ के लिए बनी नहीं है DB। तो मेरा नीड सारा एम मिन पूरा कर रही थी, और जो इच्छाएं होती है कि भाई दिखने में अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा रहता वो सब भी सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इसलिए मैं फाइनली मैंने ये ली। तो अब लास्ट किया, अब दम इस वीडियो खत्म करेंगे और आपसे एक ही बात करनी थी कि भाई आप इसको 10 में से कितने पॉइंट देंगे? मैं इसको 10 में से दूंगा 8। क्लियर 8 का मेरे को लगता है। अगर इसका हाईवे का परफॉर्मेंस थोड़ा और स्टेबल होगा, और इनका सर्विस का हिसाब किताब थोड़ा और रिलायबल होगा, तो मैं इसको पूरे 10 देने के लिए तैयार था, क्योंकि इस प्राइस में ऐसी बाइक आपको मिलेगी नहीं। तो ये था N250 का ओनर रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू जो शंकर ने बताया। आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये भी बताएं कुछ हमसे छूटा हो या कुछ हमने गलत बोल दिया हो। आपकी क्या राय है? अगर आपके पास N250 है, आप किस तरीके से चला रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।